थोड़ा सा नीचे। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सामने उपस्थित कोटा शहर और गांव-गांव से आए हुए कार्यकर्ता बंधु और बहनों, सारा देश लगभग 2 सप्ताह से गैस की कालाबाजारी से परेशान है। ये मोबाइल बंद कर दीजिए गज्जू जी आप। लगातार सारे देश में गैस की किल्लत बढ़ती जा रही। कांग्रेस पार्टी सड़कों पर है सारे देश। साधारण आदमी को अपने घर का चूल्हा जलाने के लिए 25 दिनों तक प्रतीक्षा सूची में खड़ा होना पड़ रहा। और जब कांग्रेस पार्टी गैस की कालाबाजारी और क्राइसिस के खिलाफ सड़कों पर आई, भारत सरकार और भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार कह रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं, और लगातार मैं हाथ जोड़ लूं, ये मंच के पास से चले जाएं बात करने वाले। अरे नीचे उतर जाओ इधर। रुक्मणी बहन जी ऊपर आ जाओ बस। अब मंच वाला कोई नहीं बोलेगा भाई, फिर मैं अपनी बात कह नहीं पाऊंगा, आप बोलोगे तो। भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रचारित कर रहे हैं कोई क्राइसिस नहीं। लगातार सोशल मीडिया पे समाचार देख लीजिए। एक तरफ आम आदमी की पीड़ा देखने को मिल रही है, दूसरी तरफ अंधभक्तों का रेला लगातार ये कहता चला जा रहा है देश में कोई गैस की क्राइसिस नहीं है। कांग्रेस पार्टी के लोग हिंदुस्तान में भ्रम पैदा कर रहे हैं। तब मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों से सवाल खड़ा करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी आप नीचे उतर जाइए, नीचे उतर जाइए। अरे भाई क्या कर रहे हैं कार्यकर्ता? हेलो मोबाइल भैया, सवाल खड़ा करना था। भारत के प्रधानमंत्री जी, गैस की क्राइसिस नहीं है। अंधभक्तों, भारतीय जनता पार्टी के लोगों, इस मुल्क में गैस का क्राइसिस नहीं है, कहीं ब्लैक मार्केटिंग नहीं है, सब कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं। तो भारत सरकार को कांग्रेस पार्टी ने मजबूर नहीं किया कि एडवाइजरी जारी करे। व्यावसायिक गैस सिलेंडरों की बुकिंग इस हिंदुस्तान में बंद कर दी गई। अगर गैस का क्राइसिस नहीं थी तो कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई इस मुल्क? व्यावसायिक सिलेंडरों की बुकिंग बंद हो गई है। घरेलू उपभोक्ता को 25 दिन में सिलेंडर एक मिला करेगा। सारा देश परेशान है, केंद्र सरकार बेखबर। और बेखबर नहीं, जिस तरीके के विकट हालात हिंदुस्तान में बनते जा रहे हैं, जिस प्रकार की चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां गैस आधारित हिंदुस्तान के व्यवसाय, चाहे महानगर के रेस्टोरेंट,
सारा देश का मीडिया इस बात की गवाही दे रहा है 50% से ज्यादा गैस आधारित व्यवसाय लगभग हिंदुस्तान के बंद होते चले जा रहे। ऐसा लग रहा है रोम जल रहा था, नीरो चैन की बंसी बजा रहा। भारत का व्यापारी जगत जो गैस पर आधारित अपने व्यापार को रखता है, चिल्ला रहा, लगातार प्रशासन की शरण में जाकर मांग करता चला जा रहा है गैस की आपूर्ति को सामान्य करिए, गैस की आपूर्ति सामान्य होगी, हमारा व्यवसाय रोजगार ठीक तरीके से चलेगा। लेकिन अंधभक्तों की जमात ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। क्राइसिस है, ये तो कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है। और अगर ये कांग्रेस द्वारा पैदा किया गया प्रोपेगेंडा है तो मैं भारत के प्रधानमंत्री से सवाल करना चाहता हूं, आगे आकर जवाब दीजिए देश को। नोटबंदी हुई थी, सारा देश लाइनों में लग गया, 129 लोगों की लाइनों में लगते लगते शहादत हो गई, उनके प्राण चले गए। तब आकर भारत के प्रधानमंत्री ने कहा था मुझे 50 दिन का समय दीजिए, व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो चौराहे पर खड़े करके जो दंड दोगे मैं भुगतने के लिए तैयार। प्रधानमंत्री जी, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, इस मुल्क का दंड देने का स्वभाव नहीं बचा है। ये केवल मतदान करके अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है और उसी का परिणाम होता है कि आप जैसे लोग इस मुल्क में हिटलरशाही पैदा करके, हिटलरशाही तानाशाही पैदा करके इस मुल्क को बर्बाद करने के रास्ते पर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हो। कौन सी परिस्थितियां पैदा हो गई जब से आप 2014 से इस भारत के प्रधानमंत्री बने? मैं आज सार्वजनिक मंच से, कोटा से आपसे सवाल करना चाहता हूं, आपने कभी खड़े होकर इस भारत को भरोसा नहीं दिलाया? हम 140 करोड़ लोगों की ताकत है, दुनिया से मुकाबला करेंगे, मुकाबला नहीं करेंगे, हम दुनिया की अगुवाई का रास्ता तय करेंगे। ये भरोसा दिलाने के बजाय आपका विरोध का चरित्र खत्म नहीं हुआ, आपका आलोचना का पक्ष लगातार बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। क्या किया नेहरू जी ने, क्या किया कांग्रेस ने? भारत का प्रधानमंत्री 12-14 सालों की अपनी कर्मकांड की कहानी इस हिंदुस्तान को बताकर गर्व के साथ भारत को यह विचार करने के लिए कहे हमने भारत को 12-14 सालों में एक मुकाम पर पहुंचाने का प्रयास किया है, उसके बजाय आप कहें क्या किया नेहरू ने, क्या किया? क्या किया कांग्रेस पार्टी ने? भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहता, आज सवाल करना चाहता हूं, क्या क्या नेहरू ने, इस पर आपको बताना चाहता हूं। 1947 में देश आजाद हुआ, बहुत गर्व के साथ आप अमृत महोत्सव आजादी का हम मना रहे हैं। आप पूरे देश में यह प्रचारित करने की चेष्टा करें हम मोदी जी के चमत्कारी नेतृत्व की अगुवाई में भारत दुनिया की चौथे नंबर की आर्थिक शक्ति बन गया। शायद आपके पास इस बात की कल्पना होनी चाहिए, इस यात्रा को पूरी करने में भारत 539 करोड़ के पहले नेहरू के नेतृत्व के बजट से चला, पर नेहरू की 5 वर्षीय नीतियों से चला और चलते चलते इस मुल्क के किसान की मेहनत से, इस मुल्क के सिपाही की ताकत से, इस मुल्क के नौजवान के पसीने की ताकत से भारत ने दुनिया में अपना एक मुकाम हासिल किया। और जब भारत का दुनिया में कोई मुकाम नहीं था 1947 की आजादी के बाद, तब दुनिया 2 महाशक्तियों के शीत युद्ध के किनारों पर खड़ी थी, अमेरिका और रशिया के बीच में। अमेरिका और रशिया के बीच महाशक्तियों के बीच में शीत युद्ध चल रहा है, कौन किसकी शरण में, कौन किसके किनारे पर खड़ा होगा। क्या क्या नेहरू ने, मैं मोदी जी आपको सवाल करना चाहता हूं, जब दुनिया महाशक्तियों की शरण तलाश रही थी, भारत विकासशील देशों में कदम चाप मिला रहा था, बहुत पिछड़े देशों में, तब जवाहरलाल नेहरू ने पूरे दुनिया में खड़े होकर कहा भारत विकासशील भले ही देश हो, कमजोर देश हो, अभी आजादी के चंद वर्ष बीते हैं, लेकिन हम किसी महाशक्ति की शरण में नहीं जाएंगे। हमारी सार्वभौमिक स्वतंत्रता पर कोई सवाल नहीं उठ सकता, कोई सवाल नहीं उठा। हमारी संप्रभुता और दुनिया के सामने खड़ा कर दिया छोटे छोटे 5-7 देशों को लेकर गुट निरपेक्ष आंदोलन।
हम कमजोर हो सकते हैं विकास के रास्ते पर, लेकिन छोटे देशों की संप्रभुता निष्पक्ष रूप से कायम रहनी चाहिए। अगर दुनिया के 14 देशों की 18 देशों की आजादी के बाद सारे संसार को गुटनिरपेक्ष आंदोलन देके छोटे देशों की संप्रभुता, उनकी स्वायत्ता पर कोई सवाल खड़ा नहीं करे, उन्हें महाशक्तियों की शरण में अपनी ताकत को नतमस्तक नहीं करना पड़े, अगर ये रास्ता दुनिया को किसी ने दिखाया तो जवाहरलाल नेहरू ने दिखाया। आप किस मुंह से यह सवाल खड़ा कर रहे हो? जब भारत विकास में कदम ताल मिलाना आजादी के बाद प्रारंभ कर रहा था, तब नेहरू ने दुनिया को भारत की ताकत का एहसास कराया। अब भारत आजाद है, हमारी सार्वभौमिक सत्ता से कोई चुनौती नहीं दे सकता, हम गिरवे नहीं रख सकते। और आज आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के बाद जब आप देश में दावा कर रहे हैं हम बहुत बड़ी शक्ति बन गए मोदी जी के चमत्कारी, महामानव के चमत्कारी नेतृत्व में, तब कौन सी मजबूरियां आकर खड़ी हो गई कि अमेरिका कहता है आप 30 दिन के लिए रसिया से तेल खरीद सकते हो, इससे ज्यादा आपको इजाजत नहीं मिलेगी। क्या मोदी जी के नेतृत्व में ये बढ़ते हुए भारत की ताकत अमेरिका चुनौती दे? मैं मोदी का सार्वजनिक कैरियर खत्म कर सकता हूं। मैं आज कोटा की सार्वजनिक सभा से भारत के प्रधानमंत्री जी आपसे सवाल करना चाहता हूं, क्या मजबूरियां आप बताएं देश को। अमेरिका का राष्ट्रपति खड़ा होकर कहता है मैं मोदी का कैरियर खराब नहीं करना चाहता, और वहां का विदेश मंत्री, वित्त मंत्री कहता हम भारत को रसिया से तेल खरीदने की 30 दिन की इजाजत दे सकते हैं, और वो भी इजाजत उन्हीं समुद्री जहाजों को मिलेगी जो निर्धारित समय पर वो पहुंच चुके हैं। नए जहाजों को खरीद के लिए कोई परमिशन नहीं दी जाएगी। क्या ये भारत की स्वायत्ता पर सवाल नहीं? और प्रधानमंत्री जी अमेरिका के सामने घुटना टेकना आपकी कमजोरी है, तो भारत जैसे इस राष्ट्र के आत्मसम्मान को गिरवे रखने की इजाजत इस प्रधानमंत्री को हिंदुस्तान दे नहीं सकता। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी जी अपनी व्यक्तिगत कमजोरियों के कारण भारत के आत्मसम्मान को गिरवे रख रहे हैं, भारत की सार्वभौमिक स्वायत्ता को अमेरिका के पैरों में नतमस्तक कर रहे हैं। मैं आज मेरे सामने खड़े हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं, अब समय आ गया जब मुट्ठी बांधकर खड़ा होना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री जी अपनी निजी कमजोरी के कारण भारत के आत्मसम्मान को गिरवे रखते चले जा रहे हैं, भारत की सार्वभौमिक स्वायत्तता को गिरवे रखते चले जा रहे हैं। एक समय था 1971 के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत के खिलाफ 7वां बेड़ा युद्ध के लिए रवाना कर दिया। भारत के दुनिया में सामरिक दृष्टि से पड़ोसी देशों के साथ इतने मजबूती के संबंध थे, अमेरिका के सामने इंदिरा जी ने घुटने नहीं टेके और रसिया ने मुकाबले के लिए अपनी पनडुब्बी युद्ध के मैदान के लिए रवाना कर दी। आज भारत अलग थलग पड़ा। क्या कमजोरियां हैं? प्रधानमंत्री जी मैं सवाल करना चाहता हूं, हम जब गैस खरीदा करते थे ईरान से, तब ईरान हमसे न ट्रांसपोर्टेशन चार्ज लेता था न बीमा लेता था। हम रसिया से जब गैस खरीदा करते थे, और आज जब अमेरिका से हम गैस खरीद रहे हैं, हमारा बीमा और ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में 5 से 7 गुना का अंतर आ गया। बीमा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज में 5 से 7 गुना का अंतर, ये किसके माथे पर पड़ने वाला है? ये गरीब भारत की जनता के माथे पर पड़ने वाला। दुनिया वैश्विक संकट की ओर जा रही है, गैस क्राइसिस हो गया है, इसलिए हम गैस की कीमतें बढ़ा रहे हैं। मैं भारत राष्ट्र के तमाम लोगों को कहना चाहता हूं, अमेरिका से गैस खरीद के कारण जिस प्रकार का आर्थिक भार, इकोनॉमिकल बर्डन जो भारत सरकार पे पड़ रहा है, उससे 8 से 10% बीमा और ट्रांसपोर्टेशन के चार्ज बढ़ रहे हैं। वो 105 रुपया पर सिलेंडर के हिसाब से भारत के एक एक व्यक्ति के माथे पर आने वाला है। अभी तो पेंडेमिक का नाम लेकर, वैश्विक संकट का नाम लेकर 50, 60, 70 रुपए की बढ़ोतरी की है। आप विश्वास रखना, चंद समय के अंदर इन सिलेंडरों पर अभी 40-50 रुपए की बढ़ोतरी और होने वाली है। अमेरिका के साथ इस प्रकार का महंगा सौदा किया, क्या मजबूरियां? दुनिया के देशों की आर्थिक स्थिति का मूल्यांकन विदेशी मुद्रा भंडार से किया जाता है। जब हम ईरान से तेल खरीदता था, रसिया से तेल खरीदता था,
हमको भारतीय रुपए में, रूबल में अपना पैसे का भुगतान करना पड़ता था। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षय नहीं होता। आज जब अमेरिका से हम तेल खरीद रहे हैं तो डॉलर में हमें भुगतान करना पड़ रहा है। हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का क्षय होता चला जा रहा है। और जो जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली होता जाएगा, दुनिया के बाजार में रुपए की कीमत गिरती चली जाएगी। मैं भारत के प्रधानमंत्री, तत्समय के मुख्यमंत्री के शब्दों में कहना चाहता हूं, तो बड़े जोर से कहा था मनमोहन सिंह जी, रुपए की कीमत नहीं गिरती, देश की साख गिरती है। तब तो रुपया 60-70 रुपए डॉलर भी नहीं था। आज रुपया 85-87 रुपया डॉलर हो गया। और चंद समय में अगर हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार, गैस तेल भंडार को खरीदने में अगर इस तरीके से खारिज होता चला जाएगा तो रुपए की बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कितनी कम हो जाएगी। क्या मोदी जी ये देश की साख खराब नहीं होगी? अंधभक्तों कब तक ये नारा लगाओगे? मोदी है तो मुमकिन है। क्या मोदी यही मुमकिन करते चले जा रहे हैं? वैश्विक बाजार में भारत की साख गिरती चली जा रही। मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल करना चाहता हूं। अभी बूंदी के हमारे अध्यक्ष जी कह रहे एपिस्टेन फाइल में नाम आ गया। भारत के प्रधानमंत्री जी, मैं ये कागज लेकर आया हूं, आज मेरे पास पढ़ने का समय नहीं। हम बड़ा दावा करते हैं, हम सनातन संस्कृति के लोग हैं, आदर्श हमारा जीवन है, हमारा चरित्र, हमारी परंपराएं, हमारी नैतिकता बहुत आदर्श। हम पाश्चात्य संस्कृति के विपरीत, पाश्चात्य संस्कृति भोग की संस्कृति है, हमारे यहाँ की संस्कृति योग की संस्कृति। क्या उस योग की संस्कृति के नारा देने वाली पाठशाला में नरेंद्र मोदी जी, आपने यही शिक्षण प्राप्त किया? दुनिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों और विभिन्न राजदूत और नेताओं का एपिस्टेन फाइल में नाम आया तो उनके देशों के जवान खड़े हो गए, इस्तीफे देने पड़े। और जब से आपका, हरदीप पुरी का और राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का नाम आया है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मोनी बाबा बन गया है। भारतीय माननीय प्रधानमंत्री, आपके पास एपिस्टेन फाइल का जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं है तो भारत ये मान ले, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और दिया कुमारी जी का एपिस्टेन फाइल में नाम आना और इस पर भारतीय जनता पार्टी और सरकार का चुप्पी साधना इस बात का संकेत है कि तुम भारत को सहमति दे रहे हो, हाँ हम गुनहगार हैं। और अगर आप गुनाहगार हो तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, गुनाहगारों को भारत के शासन में एक क्षण भी रहने का अधिकार नहीं। व्यक्ति निर्माण की पाठशाला के विद्यार्थी रहे हो मोदी जी। कई बार मैं आपके भाषणों को, आपके वक्तव्यों को सुनता हूं, मैं भी उसी जमात का हिस्सा था, ठोकर मारकर बाहर आया। क्या यही व्यक्ति निर्माण की पाठशाला है जिन देशों को तुम भोग की संस्कृति के राष्ट्र कहो, वो नैतिकता के नाम पर एपिस्टेन फाइल के गुनाहों को स्वीकार करते देश के महत्वपूर्ण पदों से इस्तीफे देकर एक उदाहरण पेश करे? गुनाहगार सत्ता में नहीं रहना चाहिए। और संस्कारों की पाठशाला के विद्यार्थी नरेंद्र मोदी जी मौन धारण करके देश को यह तो सबूत दे दे, हाँ मैं गुनाहगार हूं लेकिन कुर्सी का चिपकू हूं, कुर्सी नहीं छोड़ सकता, कुर्सी नहीं छोड़ सकता। जिंदाबाद जिंदाबाद। तब मैं मेरे सामने खड़े हुए नौजवानों से कहना था, तब मेरे सामने खड़े हुए आम आदमियों से कहना था, अगर भारत के सार्वजनिक जीवन की नैतिकता यही बची, भारत के सार्वजनिक जीवन की अगर प्रामाणिकता यही बची, गुनाहगार सत्ता में बने रहेंगे। सत्ता में बने हुए लोगों के चरित्र के पैमाने को नापा नहीं जाएगा। अगर ये परंपरा भारत राष्ट्र की बन गई तो धिक्कार है सनातन के नारे देने वाले को, धिक्कार है आदर्श जीवन वैदिक संस्कृति की उपासना का नारा देने वालों। क्या ये आत्मचिंतन का अवसर नहीं? भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व की नैतिक गिरावट के कारण हमारा भारत राष्ट्र का चरित्र पाश्चात्य देशों की तुलना में गिरता हुआ नजर आ रहा है। वहां के गुनाहगार जनता से माफी मांगकर इस्तीफा दे रहे हैं, हमारे गुनाहगार सत्ता में बैठे आनंद कर रहे हैं। और जब गुनाहगार सत्ता में बैठे आनंद करें तो फिर ये टंकी का
चिन्ह पकड़ने से काम नहीं चलेगा। भारत के नौजवान को, भारत की जनता को हाथ में मसाल पकड़कर क्रांति का बिगुल बजाना पड़ेगा और तब खड़ा होने पड़ेगा देश के नौजवान को खड़ा होने। जिंदाबाद। बंधु, देश बहुत गलत रास्ते पर जा रहा है। देश को बहुत भ्रम में रखा जा रहा है। केवल एक व्यक्ति को महामना, संसार का सबसे ताकतवर व्यक्ति घोषित करने के लिए सारे के सारे अंधभक्तों की टोली एक मुहिम में लगी। भारत राष्ट्र कहां जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है, भारत को कहां जाना चाहिए, भारत के एथिक्स क्या है, भारत की नैतिक सदाचार की परंपराएं क्या है, ये केवल टकोसनी बातें रह गई। सत्ता में कैसे बने रहे। अमेरिका का राष्ट्रपति कहे प्रधानमंत्री चुप रहे, कैरियर खत्म नहीं करना चाहता, 30 दिन की परमिशन दूंगा खरीदने के लिए। इंदिरा जी को याद करिए, 1971 के युद्ध में अमेरिका का 7वां बेड़ा रवाना हुआ भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। तब अटल बिहारी वाजपेयी ने इस सदन में, लोकसभा में खड़े होकर कहा था, ये चंडी है, दुर्गा है। अमेरिका जैसे देशों के दांत खड़े करने के लिए खड़ग और खांडा हाथ में पकड़कर खड़ी हो गई। याद करिए उस नेहरू के चरित्र को, जब दो महाशक्तियों में जब टकराव था, सोवियत रूस और सोवियत संघ के बीच, अमेरिका के बीच, भयग्रस्त दुनिया के बीच में तीसरी धारा खड़ी की। हमारी संप्रभुता को, चाहे हम छोटे नए विकासशील देश है, कोई चुनौती नहीं दे सकता। इसके लिए हम पूरे विश्व में एक मंच खड़ा करेंगे और सबके संवैधानिक संप्रभुता के अधिकारों की रक्षा करेंगे और सारी दुनिया हमारा बाल बांका नहीं कर सकती। तत्समय 5 राष्ट्र नेहरू के पीछे खड़े हुए। आज मैं समझता हूं दुनिया के 50-60 से ज्यादा देश गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका में आकर खड़े हो गए। याद करिए उस लाल बहादुर शास्त्री, अमेरिका से मोटा अनाज आता था, भारत के खाद्यान्नों की निर्भरता उस पर होती थी। पाकिस्तान और भारत के शीत युद्ध और युद्ध के समय अमेरिका ने गेहूं की आपूर्ति बंद करने का आह्वान कर दिया। भारत में क्राइसिस हो गया, भारत में चिंता के हालात पैदा हो गए। तो आप में से कई लोग, और हम तो पैदा नहीं हुए थे उस समय, पढ़ी पढ़ाई अखबारों की, समाचारों की, किताबों की बात आपके सामने रख रहा हूं। भारत के पास 15 दिन का अनाज बचा था, तब भारत के प्रधानमंत्री ने आत्मसमर्पण, घुटने टेकने के बजाय इस मुल्क को आह्वान किया, एक टाइम खाना खाइए, एक दिन का व्रत कीजिए, हम मुकाबला करेंगे इन परिस्थितियों से। और केवल इतना आह्वान नहीं किया, पाकिस्तान को घुटने टिकाने के बाद इस हिंदुस्तान को आह्वान किया, जय जवान जय किसान। सीमा पर हमारे जवानों ने धूल चटा दी है। हमारा किसान आत्मनिर्भरता में भारत को मजबूत बनाए और उसका परिणाम हुआ कि हिंदुस्तान में हरित क्रांति की लहर दौड़ गई और भारत आत्मनिर्भरता के उस रास्ते पर आकर खड़ा हो गया। आज हम गेहूं खरीदते नहीं है, दुनिया को गेहूं बेचते हैं। ये भी मोदी जी के आने के बाद ही हुआ, ऐसा ही हुआ। प्रधानमंत्री जी, आपके पास नैतिकता होती, आपके पास संयम होता, सदाचार होता, आपके पास ज्ञान होता, तो भारत को अगर पैंडेमिक है, कोई परेशानी है, चुनौती है, तो आह्वान करते। वैश्विक संकट है, कुछ समय तेल बाधित हो सकता है, गैस बाधित हो सकती है, मेरा राष्ट्र खड़ा रहे। हमने देखा है कि आप उसी पार्टी के प्रधानमंत्री हैं। आप तो अटल बिहारी वाजपेयी से भी अपने आप को ताकतवर साबित करना चाहते हो। पोखरण में परमाणु विस्फोट हुआ, अमेरिका ने प्रतिबंधों की घोषणा कर दी। प्रतिबंधों की घोषणा का जवाब देते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने दूसरा परमाणु विस्फोट करके कहा, भारत अपने पैरों पर खड़ा हुआ राष्ट्र है, किसी अमेरिका की मेहरबानी पर खड़ा हुआ राष्ट्र नहीं। भारत की जनता खड़ी हो गई, अमेरिका के प्रतिबंधों को धूल चटा दिया। भारत के जनमानस पर, भारत के जीवन पर अमेरिका के प्रतिबंधों का तनिक मात्र भी असर भारत की जनता ने नहीं आने दिया। आपके पास आत्मविश्वास नहीं है कि भारत को आह्वान करो। आप अंदर से कमजोर है, कहीं न कहीं मन में काला। मैं भारत के प्रधानमंत्री जी से कहना चाहता हूं, अगर मन में काला नहीं है, मन में चोर नहीं है, मन में कोई गुनाह छिपा हुआ नहीं है, तो फिर देश को आह्वान करो कि इन चुनौतियों के लिए भारत लड़े। कुछ नहीं था तब भी भारत लड़ा है। आज भारत दुनिया का चौथा ताकतवर देश है।
तब भारत को लड़ने में कोई दिक्कत नहीं है। कहां ले जा रहे हैं आप? कहां ले जा रहे हैं? मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ, बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता। क्या किया नेहरू ने? क्या नेहरू का यही गुनाह है कि अमेरिका के दो राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और ओबामा ये कहे अमेरिका के लोगों सावधान हो जाओ, भारतीय आ रहा है तुम्हारी व्यवस्था पर कब्जा कर लेगा। ये कोई 36-56 इंच का प्रधानमंत्री आएगा और देश को ताकतवर बना देगा, इस आधार पर नहीं कहा। वो नेहरू IIT एम्स जैसे ऐसे संस्थान भारत में खड़े करके चले गए। उसका जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा था वो दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट था। सारी दुनिया उनकी ओर खिंची हुई चली आ रही थी। ये नेहरू का अपराध है। जब हम आजाद हुए थे गेहूं पैदा नहीं होता था। जब हम आजाद हुए थे हम अमेरिका जैसे लोगों के उदार के दान के गहों पर निर्भरता रखा करते थे। गांधी सागर भाखड़ा नांगल हरिका बैराज कोटा बैराज जैसे बांध जवाहरलाल नेहरू ने इस मुल्क को देकर भारत को आत्मनिर्भर बनाने का रास्ता बनाया। क्या ये जवाहरलाल नेहरू का गुनाह है? जवाहरलाल नेहरू ने तय किया हम गुट निरपेक्ष आंदोलन का समर्थन करेंगे, उसकी अगुवाई करेंगे। जहां जिसके साथ रिश्तों का लाभ लेंगे, अगर भारत में तकनीकी और हरित क्रांति के लिए इजराइल अमेरिका का सहयोग होगा तो वो हम लेंगे, और सामरिक शक्ति बनाने के लिए अगर रसिया का साथ लेना होगा तो वो लेंगे, लेकिन किसी के दबाव में नहीं। स्वतंत्र रूप से हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हम दुनिया के देशों के साथ अपने रिश्ते रखेंगे। ये हिम्मत अगर किसी के पास थी तो जवाहरलाल नेहरू के पास थी। आज क्या कर रहे हैं आप? कहां ले जा रहे हैं? और कोई आपके खिलाफ नहीं बोले इसके लिए ये पुलिस के गुंडे, ये यहाँ के प्रशासन के लोग जमीनें छीन डाले, उसके काम धंधे बंद कर देंगे, उसके खाने बंद कर देंगे, उसके दुकानों पर GST चली जाएगी, उसके फालतू के झूठे मुकदमे लगा देंगे। प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी, आपके राज्य में कोटा तबाह हो रहा है, तबाह। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कलेक्टर साहब, सुन लो कान खोलकर। मैं कोटा उत्तर का MLA रहा, कोटा उत्तर का MLA रहा। 18 कॉलोनियां जिन पर सलीम का मुकदमा चला करता था, मैं सरकार जिसमें पक्षकार बनकर हाई कोर्ट में लड़ रही थी, मैं मुकदमा वापिस कराने के लिए लगातार लड़ता रहा। इन 18 कॉलोनियों को पट्टे दीजिए। आपकी सरकार उनको पट्टे देने के बजाय ठेकड़ा के उस बाग में प्रॉपर्टी डीलरों को, एक भाजपा के नेता को लाभ देने के लिए वो सीलिंग का लगा हुआ नोट कलेक्टर साहब आप हटा दो। पानी में डूब मरो। आप कलेक्टर किसी नेता की हाजिरी बचाने के लिए, किसी प्रॉपर्टी डीलर, किसी विधायक और सांसद को चंद रुपयों का लाभ देने के लिए नहीं हो। न्याय संगत काम करो। 18 कॉलोनियां पट्टे से वंचित, एक धनाढ्य व्यापारी प्रॉपर्टी डीलर ठेकड़ा के भाग में कलेक्टर, किसके आदेश से? मुख्यमंत्री या फिर हाई कोर्ट के आदेश से आपने नोट हटाया? आज कान खोलकर सुन लीजिए, फिर से हाई कोर्ट का स्टे आ गया। अगर वो नोट नहीं लगा, वो नोट हट गया तो कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, आपके गुनाह की जांच कराई जाएगी और उस गुनाह के लिए आवश्यक दंड जो भी होगा वो निर्धारित किया जाएगा। कोई न्याय का नाम रोक नहीं सकता। क्या कर रहे हैं आप? हम तुम्हारे साथ हैं। कल परसों मेरे पास मंडाना का एक मेघवाल परिवार आया है कलेक्टर साहब। मैंने SDM साहब को फोन करके कहा है, क्या ये सत्ता का चरित्र है? मेरे खेत के आसपास भाजपा के जिला अध्यक्ष और कुछ भाजपाइयों ने जमीनें खरीद ली, मेरा रास्ता बंद कर दिया। न तहसील में न थाने में मेरी कोई सुनवाई नहीं। मुझ पे दबाव बनाया जा रहा है, कोड़ियों के दाम जमीन बिकवा दो। मैंने कहा अगर इस सरकार का चरित्र यही बन गया तो भीख मांग कर खा लेना, जमीन ट्रांसफर मत कराना। मैं जबाड़े के दांत गिन दूंगा, राज आने के बाद जबाड़े के दांत गिन दूंगा। क्या इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता ने जनादेश दिया? क्या देश में प्रदेश में जनता ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश इसलिए दिया? अमित शाह जी आप गुंडागर्दी करें, क्रिकेट जैसी संस्थाओं में
आपके मानसिक रूप से परिपूर्ण बेटे को विश्व की बड़ी संस्था पर बैठा, बहुत परिपूर्ण, बहुत बड़ा क्रिकेट का खिलाड़ी। क्या इसलिए कि देश में कोई आपके खिलाफ बोले तो सत्ता का भय दिखा दो, सारी मशीनरी को उसको मटिया मेट करने के लिए लगा दो? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी, शर्म करो, 3 साल होने वाले हैं, डरना बंद करो। आप मुख्यमंत्री हैं, गुनाह जो भी करेगा उसका खाता हिसाब किताब आपके मुख्यमंत्री के बैलेंस में जोड़ा जाएगा। कोटा में लोगों की जमीनें छीनी जा रही है, व्यापार छीने जा रहे हैं। मैंने सुना है यहां पर डिटोल का एक बड़ा 2000 करोड़ का कारखाना आया, पार्टनरशिप मांगी गई, इसलिए चला गया कहीं बाहर, कोलकाता बंबई। क्या इसलिए नवाजा गया? ये गुनाहों की टोकरी भरती चली जा रही है, पाप का खड़ा भरता चला जा रहा है। ये जनता का आक्रोश देख लो। और मैं जवानों से कहना चाहता हूं, कायर बुज़दिल हिजड़ों की तरह मत रहो। दुनिया में कई सरकारों ने गुनाह किया है, तो जैन जी जनरेशन गूगल सड़कों पर आई है, सड़कों पर आई है, तख्त पलट दिया सत्ताओं के। क्या भारत का नौजवान कमजोर है? क्या वो 19 साल के प्रताप सिंह सराभा और बिरसा मुंडा की शहादत को भूल गया है? क्या वो 23 साल के बलिदानी भगत सिंह की क्रांति की ज्वाला चित की तरह धधकती हुई विचारों की मसाल को भूल गया? धिक्कार! अगर शासन के सामने इस तरीके से घुटने टेको तो कोरे नारे मत लगाओ। अब समय आ गया है जब 2-2 हाथ करने पड़ेंगे, सरकार को उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। मैं कई बार भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी ये बात कहता रहा सार्वजनिक रूप से। एक हार्ड मास का पुतला, एक लाठी लंगोटी पर चलने वाला भारत का एक महात्मा भारत की आवाज के लिए आमरण अनशन करता था। दुनिया की सबसे ताकतवर सरकार झुकती थी, वार्ता करती थी, बुलाती थी, संवाद का रास्ता बंद नहीं करती थी। गांधी के साथ संवाद करो, अनशन करते हुए बुजुर्ग को कुछ हो गया तो भारत खड़ा हो जाएगा। आज के भारत में ये नैतिकता नहीं बची आजादी में। ये मेरे बगल में जेके के लोग जिनके बच्चे सेंट पॉल सोफिया में पढ़ा करते थे, आज वो मूंगफली के ठेले चलाकर आजीविका चला रहे हैं। एक मैंने जब 2008-7 में विधानसभा में कॉल अटेंशन मोशन लगाया था, तब समय का आंकड़ा मेरे पास है, 149 लोग हृदय गति रुक जाने से असाध्य बीमारियों के कारण जेके के वंचित मर गए थे। ये त्रासदी झेल रहा जेके का मजदूर अपनी मांगों के लिए पास में बैठा हुआ रो रहा है। बिरला जी, अखबारों में छपने और कोरी बयानबाजी करने के अलावा आपके पास संवेदनाएं नहीं है। आपकी सरकार की संवेदनाएं मर गई है। जब मैंने पिछली बार यहां सभा में कहा था, भाई मानो आपको शहर के व्यापार पर 50% हिस्सादारी, कब्जा, डकैती, डाका डालने के लिए जनादेश नहीं दिया, मुंह छिपाने के लिए आपने बाउंड्री वॉल का काम चालू करा दिया। मुख्यमंत्री जी आ गए और बाउंड्री वॉल बन रही है। हर ग्राम सेवक को, हर आशा सहयोगिनी को, हर पटवारी को एक बस दे दी। 940 बसों में 5000 लोग इकट्ठे नहीं हो पाए। एक बस में ड्राइवर, कल्लासी के अलावा 5-5 लोग। जनता आपसे त्रस्त है, जनता ने आपसे मुंह मोड़ लिया है। नैतिकता के नाते आपको शासन में बने रहने का अधिकार नहीं है। भय मत दिखाओ। अब केवल आप भय से जनता को डरा कर अपनी कुर्सी को बचाना चाहते हो। और जब जब प्रजातंत्र में सरकारी सुरक्षा की जगह भय का कारण बन जाए, जनता में भय पैदा करे, तो फिर जनता को, नौजवानों को मसाल पकड़ने की आवश्यकता है। बदलाव की मसाल, उखाड़ कर फेंकने की मसाल। इसके लिए कोटा हारोती तैयार हो जाओ। यही आह्वान करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।